आज सुबह से ही सावित्री देवी का मूड ऑफ हो चुका था। कोई मनाने वाला भी तो नहीं था। बिटिया को फोन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गर्म मिजाज की है, कहीं गुस्से में भाई को फोन करके उल्टा सीधा ना सुना दे। इतनी सुलझी महिला है सावित्री देवी। चलिए उनके परिचय के साथ ही उनके मूड ऑफ होने का कारण भी आप लोगों को बताती हूँ। सावित्री जी सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं। पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका है। उनका बड़ा बेटा इंजीनियर है और छोटी बेटी अध्यापिका है। दोनों बच्चों का विवाह हो चुका है। आजकल वे बेटे के पास आई हुई थी। पिछले वर्ष ही सेवानिवृत्त हुई थी वे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वे अपना छोटा सा घर बनाए, परंतु बेटे ने दिल्ली में ही फ्लैट ले रखा था। इसलिए बच्चों ने उनसे कहा कि अब घर क्यों बनाना, और वैसे भी इतनी दूर नैनीताल में आकर हम क्या करेंगे, अब जॉब दिल्ली में ही है। सावित्री जी आज तक किराए के छोटे से घर में रहती थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद फिर शादी में होने वाले खर्चों के कारण खुद के घर बनाने की इच्छा दबाते चली आई। खैर, अभी वो नैनीताल के किराए वाले घर को ताला लगाकर 6 महीने से दिल्ली में रह रही थी, परंतु कभी कभी बहू कुछ ऐसा बोल देती कि सीधा दिल में शूल की तरह चुभता। हालांकि बहू बुरी नहीं थी, पर हमेशा ये भान कराती कि ये घर उसका है। अभी पिछले हफ्ते ही वे तो मंदिर के लिए भगवान की कुछ मूर्तियां खरीद के लाई थी सावित्री देवी, तो उनकी बहू बोल उठी, मम्मी इतनी मूर्तियों को कहाँ रखेंगे, मंदिर में आर्किटेक्ट ने गणेश की मूर्ति स्थापित तो की है ना, और अब इतनी मूर्तियां, आर्किटेक्ट ने भी तो कुछ सोच समझ के इतना खूबसूरत घर बनवाया होगा ना, आप भी ना मम्मी बस। और मन मसोच कर उन्होंने वे मूर्तियां संभाल कर रख दी। हालांकि कुछ ही देर में बहू चाय बनाकर ले आई और मुंह से कुछ ना कहती, लेकिन सावित्री देवी की पारखी नजर बहू की नजरें पढ़ ही लेती कि उसे मन ही मन अपने द्वारा कहे गए वचनों का पश्चाताप है। पर आज सुबह किचन में चाय का गिलास उनके हाथ से गिरा ही था और वो पोछा लेकर साफ कर ही रही थी कि बहू आ गई। क्या हुआ मम्मी जी? चलिए छोड़िए, मैं लगा देती हूँ पोछा, आप फिर कुछ गड़बड़ कर देंगी। अरे ये क्या, गड़बड़ तो कर ही दी ना आपने। ये पोछा जमीन वाला नहीं था, सेल्फ वाला पोछा था, आप भी ना मम्मी जी। सावित्री जी भरे मन से बाहर आ गई। तभी काम वाली भी आ गई। सावित्री जी बाहर बालकनी में बैठ गई क्योंकि पोछा सूखने तक भीतर कमरों में आने की मनाही थी। सावित्री चाहती तो बहू को जवाब देती, पर वो बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी। वो पढ़ी लिखी समझदार अध्यापिका थी, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती थी। बाहर बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। तभी बहू बोली, मम्मी जी उठिए ना, बाहर बहुत गर्मी है, चलिए पोछा तो कब का सूख गया, अंदर एसी में बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। सावित्री जी भी सब भूल के बहू संग खाना खाने बैठ गई। बहू आज रात का खाना थोड़ा पहाड़ी स्टाइल का मैं बना दूं, बहुत दिनों से वो खाया नहीं है। अरे मम्मी जी, कोई भी पसंद नहीं करता इस घर में वो पहाड़ी खाना, आप तो रहने दो, मैंने सुबह ही प्लान कर लिया था कि क्या खाना बनाना है, खाली किचन भी छोटा सा है, कुछ गड़बड़ कर देंगी आप। सावित्री जी यहाँ रहते हुए मन ही मन घुटने लगी थी। किसी से परेशानी शेयर भी नहीं कर सकती थी। उनका भी एक सपना था कि सेवानिवृत्त होने के बाद चैन और सुकून के साथ अपने बनाए छोटे से घर में रहने का, जिसके छोटे से आंगन के कोने में छोटा सा तुलसी का पौधा हो, उनका अपना प्यारा सा कमरा हो जिसमें एक तरफ बुक शेल्फ हो, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था। बेडरूम में एक खिड़की हो जहाँ एक छोटा सा मनी प्लांट का पौधा हो। घर में बैठक का कमरा अलग हो, यहाँ तो वो बैठक में ही सोती थी। मेहमानों के लिए भी कमरा हो जिसमें एक टेबल कुर्सी के साथ डबल बेड लगा हो। मंदिर का कमरा इतना बड़ा हो कि कम से कम 10-12 लोग कीर्तन भजन एक साथ कर सकें। एक छोटा सा बेंत का झूला हो जिसमें उनके नाती नातिनी झूले। अक्सर अपने स्कूल के दिनों में वो इस तरह का मकान का नक्शा अपनी डायरी में बनाती रहती और साथ ही अध्यापिका शांता कहती, सावित्री कितना शौक है तुम्हें घर बनाने का। तब वो कहती, जी दीदी, हमेशा 2 कमरों के किराए के मकान में रही हूँ, उस पर भी जिंदगी नौकरी के पीछे भागती रही, कभी सुकून से घर क्या होता है सोचा ही नहीं। भागम भाग में पूजा पाठ भी दीवार पर टंगे छोटे से मंदिर में ही किया। सच में दीदी, घर बनाने का बेहद शौक है मुझे, पर बेटा बहू का कहना है कि हमने फ्लैट ले लिया है, कहाँ घर बनाने के चक्कर पालती हो, आप दिल्ली आ जाओ। पर सावित्री, तुम खुद आत्मनिर्भर हो, एक्टिव भी हो, क्या आम सासों की तरह जिंदगी जी पाओगी? हमेशा तुम बच्चों से कहती हो जो सपना देखा है वो पूरा करो, तो क्या आज अपना सपना पूरा नहीं करोगी? रह रहकर सावित्री आज शांता दीदी को याद कर रही थी। चलो फोन करती हूँ आज, ये सोचकर फोन लगाया। हेलो दीदी, प्रणाम, कैसी हैं आप? बढ़िया,
तुम सुनाओ, कैसी चल रही है महानगरों की जिंदगी? ऊंचे फ्लैट से कैसे लगता है नीचे देखना? तुम्हारा वो तुलसी का गमला, मनी प्लांट का पौधा, भजन कीर्तन सब जैसा सोचा था वैसा ही है क्या? अरे नहीं दीदी, छोटा बच्चा है घर पर, उसके ही कपड़े बहुत हो जाते हैं। छोटी सी तो बालकनी है, उसमें कहाँ ये सब। हाँ, बच्चे के साथ दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। और दीदी, हम पहाड़ वालों को तो ऊंचाई से नदी नाले खेत खलिहान जंगल देखना अच्छा लगने वाला हुआ। यहाँ नीचे कीड़े मकोड़ों से चलती गाड़ियाँ, लेकिन सब साथ है ये अच्छा है बस। अरे ऐसा है तो आ जाओ ना अपना सपना पूरा करने। कुछ बिल्डर्स ने यहाँ पर भी छोटे छोटे मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। जाड़ों में महानगर में रहना और गर्मियों में पहाड़, और चीज़ें भी जुड़ जाएंगी तुम्हारी। कल का दिन बच्चों के ही काम आ जाएगी। ये सुनकर सावित्री जी की आंखों में चमक आ गई। बहुत ही खुश हो गई वो। शाम को बेटे से उन्होंने ये बात शेयर की। मम्मी, वैसे मुझे पता है आपके सपने के बारे में। अक्सर आपकी डायरी को चुपके से देख लेता था मैं। बचपन हमारा नैनीताल में ही बीता है। अपनी जड़ों से जुड़ना किसे अच्छा नहीं लगता। पर मम्मी, मेरी नौकरी और परिवार अब वापस नहीं आ सकते। सभी सपने पूरे हों ये संभव भी तो नहीं ना। बेटा, तुम्हारा कहना सही है। मुझे अकेले रहने की आदत है और इतनी बूढ़ी भी नहीं हूं मैं। हंसते हुए वे बोली, एक नई चीज जुड़ जाएगी जिसे तुम दोनों भाई बहन मेरी निशानी समझकर रख लेना। बच्चे कल बड़े होने लगेंगे और उन्हें पहाड़ घुमाने के बहाने उस घर में ले आना, और मैं भी ठंड बढ़ने पर यहाँ आ जाऊंगी। और ठीक 2 महीने बाद सावित्री कुटीर में गृह प्रवेश का उत्सव हुआ। तुलसी का पौधा, मनी प्लांट और झूला सभी अपनी अपनी जगह पर थे। बालकनी में चाय पीते, सामने पहाड़ों को निहारती सावित्री जी सुकून के 2 पल सपने में नहीं हकीकत में जी रही थी। दोस्तों, ये कहानी थी स्नेह जी की। कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय जरूर दें। एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।